हाय सर, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? क्या Fine, बात है, thank you. क्या बात है, लवली प्लेस। आई इतनी सारी फिल्में अपनी सर यही खड़े होते हैं। तो फिल्मों के शौकीन हो आप? फिल्म टेक्स्ट है एक हाँ। लेवल पे। अच्छा। फिल्में हैं, हाँ। लेकिन जितनी फिल्में आप यहाँ देख रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ टेक्स्ट। हर अच्छा, फिल्म कुछ ना कुछ मैसेज देती है। जैसे एंटी नाजी फिल्म देखेंगे, हाँ हाँ हाँ। और इंडिया की कुछ पैरेलल सिनेमा है, कुछ क्लासिक्स हैं, ओके। कुछ हॉलीवुड क्लासिक्स हैं। हाँ, ये देख रहा हूँ सर। ये डॉक्टर जिवागो रहे, जेम्स डीन रहे और बिमल रॉय, उसने कहा था। यस यस, उसने कहा था तो सर उसमें गुलेरी जी की कहानी थी। हाँ हाँ। उस पे ये फिल्म बनी है और बेहद ही प्यारी कहानी थी, और फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे है ना सर, लहरा हाँ, सिंह? लहरा सिंह थे, और बेसिकली एक इनोसेंस को कैप्चर करता है, हाँ। जो कि अब एक एज ऑफ इनोसेंस हुआ करता था। हाँ हाँ वी हाँ। सीम टू हैव लॉस्ट दैट। ओके। और सर और भी, अरे साहिब बीवी और गुलाम, ये तो हर घर में मेरे को मिलती है। और लोग इतने द पोस्ट, साहब बीबी गुलाम द पोस्ट, मैं समझता हूँ कि मीडिया के साथियों को तो ये फिल्म जरूर देखनी स्पिलबर्ग चाहिए। सर, ये इस फिल्म को देखने का मकसद है कि मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए, और कैसे क्लासिफाइड के नाम पे कुछ फाइल्स उसको पब्लिश किया जाता है, मतलब एट व्हाट रिस्क्स। तो ये महत्वपूर्ण है। सोक्रेटिस भी है सर फिल्मों के Yes. पास। कार्ल मार्क्स भी। तो इनमें कौन है आपके फेवरेट? और लालू जी भी? सब हैं फेवरेट। कार्ल मार्क्स हैं, अंबेडकर साहब हैं, हाँ पेरियार हैं, हाँ लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। आपको नेहरू भी यहाँ मिलेंगे। वो रे फोटो खींचना नेहरू मना है। फोटो खींचना और मना जॉन लेलन, है। इमेजिन। जॉन लेनन, ये बहुत खूबसूरत मुझको लगती है। इमेजिन देयर इज नो हेवन। बहुत खूबसूरत है सर। और वो पार्टीशन की वो। हाँ, पार्टीशन की पिक्चर है। इट रिमाइंड्स यू कि समाज जब बंटता है ना, तो सरहदें कैसे मुश्किल हो जाती है। सर अभी अपन बात कर रहे थे ना पाकिस्तान की, कि उन भाई साहब लोगों का म्यूजिक हमसे ज्यादा और कला में वो हमसे आगे क्यों है? देखिए, एक चीज तो मानना होगा कि रिप्रेशन जो भी हमारे यहाँ, डेमोक्रेसी अच्छी बुरी अलग अलग दौर आया, जो रिप्रेशन का जब कहीं एक निजाम होता है, ऑपरेशन एक कल्चर हो जाता है, वहां के लोग क्रिएटिविटी से रेसिस्टेंस पैदा करते हैं। जैसे मुझे एक बात जो स्मरण है, जैसे आप देखिए हबीब जालिब, उन्होंने जो लिखा दस्तूर, या इकबाल बानो जब फैज को लफ्ज देती है, वो जो मुझे जहां तक पता है वो शायद अमेरिकन एम्बेसी में वो गाना गाया गया था। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, सब तख्त उछाले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर अपने यहाँ भी इतनी बंदिशें चलती रही तो लोग ज्यादा क्रिएटिव होंगे। क्योंकि आर्ट, फिल्म मेकिंग, सॉन्ग्स, तब वो एक्ट ऑफ कैथारसिस भी हो जाता है, एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस भी हो जाता है। वो अंदर अंदर बॉइलिंग वाला। एग्जैक्टली यू राइट पोएम्स एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। और ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ, दिख तो रहा है। और ये बहुत चुपके चुपके होता है। और मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी, चाहे पेंटिंग हो, सॉन्ग्स हो, म्यूजिक हो, पोएट्री हो, लोग अपने अंदर की पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं। ओके सर, आपका वो गाना ऑन कर दीजिए, फिर अपन अंदर चलते हैं, आपके लिए सुना देते हैं। ये किसकी गजल है सर? ये नैयरा नूर जी ने गाई है, बेहद प्यारी। लिरिसिस्ट भी मैं आपको बताता हूँ, ये शायद जिशान थे या, लेकिन बहुत प्यारी है। मैं 1 मिनट इसको चालू कर। तो पूरा माहौल बन जाता होगा याद रात में। तो यहाँ बैठ के लिखी आपने सारी किताबें अपनी? किताबें, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, इवन पार्लियामेंट्री स्पीचेस, और जब पार्लियामेंट में नहीं था या अभी भी क्लासरूम लेक्चर्स भी। अच्छा, तो वो कोलिशन वाले भी यहीं बैठ के लिखे आपने? हाँ, कोलिशन वाली। हाँ, मेरे फादर तो फैन है सर आपके, मेरे को कहते रहते हैं कि कन्वे माय हेलो रिगार्ड्स टू। पक्का पक्का। अंदर चले सर, चलिए, अब बैठ के वो बातें करते हैं। हो गया बस। आइए सर, आइए प्लीज। कहाँ बैठेंगे आप? उस साइड सर, मैं उस साइड बैठूं, आप उस साइड बैठ। आप गांधी जी के पास। ठीक। मैं यहाँ आ जाता हूँ जी। तो सर, ये जो आपने बुक लिखी कोलिशन वाले, इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, मनोज झा। तो सर कोलिशन आपने ये कहा कि हमारी जो सिविलाइजेशन है
उसी का एक तरीके से रिजेम्बलेंस है कोलिशन तो। और साथ ही साथ में अगर देखते हैं तो ईटन लिखते हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत या मुगल्स थे, उन्होंने उनके अलायंस थे, अलायंस के साथ साथ यहाँ पे अर्मेनियंस आए, होलैंडर्स आए, तो मिला जुला वो सारा सीन है। तो कोलिशन सरकार को आप क्यों बेहतर मानते हैं? देखिए, कोलिशन आइडिया को आप क्यों मैं बेहतर मानते मैं क्यों मानता हूं इसके पीछे मैं हैं? कहूं कि रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं है। हम्म अगर मैं अपनी सभ्यता को देखूं, हम्म आइडिया ऑफ इंडिया को देखूं, हम्म ये एक्सक्लूसिव कभी नहीं रही है। हम्म हमारे यहाँ अगर आप 6th सेंचुरी BC में जाएं हम्म तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, हम्म तो वो एज अ रिएक्शन टू तब के डोमिनेंट रिलीजियस पैराडाइम के था। हम्म फिर उसके बाद एक लेवल पर समन्वयीकरण होता गया। हम्म और हमारी नदियों को देखिए, हम्म अलग अलग नदियां, लेकिन हर के उद्गम के बारे में कहानियां जो मिलेगी वो भी मेल जोल की ओर, हाँ। रिवुलेट्स हैं वो ले जाती हैं। अलग अलग राज्यों को देख लीजिए, तो कुल मिलाकर के भारतवर्ष की कल्पना या हिंदुस्तान की कल्पना एज ए नेशन, वो खुद अपने आप में आइडिया ऑफ कोलिशन है। ओह ग्रेट। और इसलिए कोलिशन बेहतर मेरे हिसाब से है। उसके पीछे मेरा हाल के वर्षों का अनुभव है, नॉट एज अ पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट में तो मैं अभी 8 वर्ष हूं, लेकिन उससे पूर्व एक छात्र के रूप में मेरा मानना है कि जब मल्टीपल फॉर्मेशंस दे कम टुगेदर, तो उसके नेचर में इलास्टिसिटी होती है, ओके। लचीलापन होता है। और इस देश को सरकार और सरकारी व्यवस्थाएं लचीली चाहिए, और लचीलेपन में इस देश का जो मिजाज है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है। जब कभी हम एक्सक्लूसिव बनाने की कोशिश करते हैं, इस देश का लचीलापन टूटता है और वो कमजोर होता है। ओके। और सर एक्सक्लूसिव की आप बात करते हो, पर हमारे को तो ऐसे भी आइडियाज मिलते हैं, जैसे अकबर थे, साथ में अशोका थे, उनकी एक पूरी बहुमत थी उस तरीके से। और आज आज का टाइम अगर आप देखेंगे, एक्सक्लूसिविस्ट एजेंडा अगर हम उसको कहें, तो क्यों, क्या आप ये चीज इसीलिए कह रहे हो क्योंकि आप लोग उनको हरा नहीं पा रहे? नहीं, तो नहीं, ये खुद कोलिशन से ही आए हैं। हाँ, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हाँ, जिनको, और इस बार फिर कोलिशन में ही इनको जाना पड़ा। 400 सोच रहे थे, 240 पे आए। अगर वो 32 बाहर से ना हो, 36 बाहर से ना हो, तो इनकी सरकार नहीं है। तो इनका डिपेंडेंस कोलिशन पे है। मैं, और इससे मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हाल के कुछ महीनों को मैं छोड़ दूं, तो 24 के लोकसभा के नतीजों ने कम से कम इनको ये बताया कि ये देश आपके अहंकार से ज्यादा बड़ा है। इस देश में जिस किसी ने अहंकार के नजरिए से देखने की कोशिश की, चाहे 77 में इंदिरा जी हो या कोई हो, उनको इस देश ने ये बता दिया कि कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति इस देश के मिजाज, इसके चरित्र, इसके इतिहास से बड़ा नहीं है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, अपना प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, तमाम राजाओं महाराजाओं जिनकी सक्सेस स्टोरीज लोग बताते हैं, अगर आप उनके रूलिंग मॉडल को, गवर्नेंस मॉडल को, गवर्नेंस तो खैर लोकतंत्र की चीज हुआ करती है, फिर भी उनके मॉडल को देखें तो उसमें आपको समन्वयवादी चीजें दिखती हैं। जिस किसी के बारे में, चाहे इंडिया में हो या दुनिया में कहीं भी हो, उस दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि चूंकि भारतवर्ष के चरित्र में एक कोलिशन की परिपाटी रही है, हमारे बनने में, हमारी बनावट में, हमारी बुनावट में, इसलिए बेहतर आइडियाज कोलिशन में ही आते हैं। ओके सर, जैसे इंडिया अलायंस है और एनडीए है, तो अगर मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात करूं, तो इंडिया अलायंस को अगर हम देखते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट वो लीड करते हैं और कर रहे नहीं, मतलब करने की उनकी वो कल्पना है। पर एक तरफ देखते हैं तो बिल्कुल उनमें डिसिप्लिन नहीं है, ना उनके अंदर में कोई, मतलब ऐसा कोई लीडर नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो वो डिसिप्लिनरी हैं और अच्छे से काम भी करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस प्रैक्टिकल कोलिशन को? मैं आपको एक बात कहूं, सफलता के माता पिता हर गांव में मिल जाएंगे, हर कोने में। असफलता जब होती है ना थोड़ी, तो लोग आपको अनाथ छोड़ देते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है ना। यही बीजेपी, जिसको आज आप कहते हैं बहुत मजबूत,
2 सीट पे आ गई थी, ओनली 2 सीट्स। और मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ, 84 84 की बात है। 40 बरस एक मुल्क के इतिहास में 40 बरस 30 बरस का कोई 50 बरस का कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी देखिए इंडिया या एनडीए, अनलाइक माय प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के लोग, हम एनडीए के लोगों को दुश्मन नहीं मानते। मैं बीजेपी मुक्त भारत की बात नहीं करूंगा। भारतवर्ष में अलग अलग पॉलिटिकल धारा के लिए जगह है, राइट, लेफ्ट, सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सब धाराओं के लिए जगह है। और ये हम एक दूसरे को फ्री करने की बात, वो वायलेंस होता है। जैसे आप कहते हैं ना बैक्टीरिया फ्री वाटर, वो नहीं। आपने कभी रिपब्लिकन पार्टी को बोलते सुना है कि वी वांट डेमोक्रेटिक फ्री अमेरिका? नहीं, उसमें वायलेंस है। हम अलग अलग प्रस्तावनाओं को लेकर के, प्रोपोजिशन को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। हाँ, लोग हम पे अभी भरोसा नहीं किया हमने हम पर, लेकिन इसका मतलब एक चुनावी हार, रिजेक्शन ऑफ द आइडिया नहीं है। मे बी वील हैव टू वर्क मोर, मे बी वील हैव टू ऐड मोर इन आवर प्रोग्राम। और ये संघर्ष, ये निरंतरता का है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारतवर्ष के अंदर जितनी संभावना है ना, कोई भी हार आखिरी नहीं होगी और कोई भी जीत भी आखिरी नहीं होगी। पर सर इसी के अंदर अगर हम चले जाएं और मैं बिल्कुल श्रूड पॉलिटिकल बात करूं, तो जब भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी के साथ कोलिशन करती है, और मैं एक एमपी थे ब्रजेंद्र सिंह हिसार से, वो कह रहे थे कि बीजेपी अपने अलायंस को खा जाती है और कांग्रेस को अलायंस खा गए। तो ये बहुत हल्की बात है। मैं इस तरह की टिप्पणियों से बचता हूं अपने सार्वजनिक जीवन में। लेकिन अभी जो उनका इशारा था कि हाल के वर्षों में जो अनुभव है अकाली दल का या शिवसेना के बरक्स महाराष्ट्र का, और या अभी जो कई सारी चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में या हमारे बिहार में गाहे बगा है, उस तरह की खबरें आती हैं, तो ये बीजेपी की ही सिर्फ गलती मैं नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि एक मेजॉरिटेरियन इथॉस एजेंडा जब आपको गाइड करने लगता है ना, तो आपको लगता है कि मत्स्य न्याय की, वो जो मत्स्य न्याय की संग कॉन्सेप्ट है कि बड़ी मछली अगर छोटी मछली को खा ले तो ये एक तरह से न्याय है। अच्छा। और इस न्याय को वो कई जगह कर चुके हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो भी रियलाइज करेंगे और गाहे बगाहे लोग झटका देंगे कि ये देश चलेगा तो समन्वय और व्यवहार, आचरण, विचारधारा के गठबंधन से। ओके। पर सर एक चीज तो आप देखते हैं कि जब कोalition गवर्नमेंट जो होते हैं तो इंस्टीट्यूशन जो है वो फ्रीली काम करते हैं, और जब मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है तो इंस्टीट्यूशन थोड़े से दबाव में काम करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये मैंने कई अलग अलग, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि देश दुनिया के कई देशों को मैंने क्लोजली मॉनिटर किया। देखिए, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी ये सरकार बनाने की आवश्यक शर्त है, लेकिन लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी शुड बिकम अ मेजॉरिटेरियन एजेंडा। देखिए, बहुसंख्यकवाद और बहुमत की राजनीति दोनों में फर्क है। बहुसंख्यकवाद जब आप पर हावी होता है तो आपको लगता है कि एक बार हमने चुनाव जीत लिया तो ये लाइसेंस है मुझको, तो उस लाइसेंस से आपने किसान कानून ले आए, सदन को तो आपने गौन कर दिया, लेकिन सड़कें मौन नहीं रही, सड़कें गौन नहीं रही, खेत खलिहान जाग गए। यही अभी मैंने मनरेगा वाले मामले में पार्लियामेंट में कहा, आपने कहा कि हाँ वापस लेने पड़ेंगे। मैंने कहा कि देखो भाई, मेजॉरिटी आपकी है, मेजॉरिटी टेम्पटेशन देगी आपको लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट पकड़ने की, प्लीज अवॉइड। क्योंकि संसद को आप गौण और मौन कर सकते हैं, सड़कों को मौन करने की ताकत इस देश में कोई पैदा नहीं कर सका। जिसको गलतफहमी थी उसको इतिहास ने कूड़ेदान में डाल दिया। सर क्या ओपिनियन है आपका ये जीराम जी के ऊपर जो नरेगा को रिप्लेस कर देखिए, मैं चूंकि आज से नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पेपर पढ़ाता था सोशल पॉलिसी। मैंने सदन में भी उस दिन कहा कि जब मेरी संसद ने 2005 में ये पास किया ना, यूनानिमस था, ये पहला एक लेजिस्लेशन हमारे हाथ में आया था जो संविधान की धारा 41 राइट टू वर्क को अपील करती है, राज्यों को कहती है, उसका अप्रोक्सीमेशन था। हम सबको लगा कि अधिकार की जुबान से बात हुई है,
पहली बार हम्म, पूरा प्रोग्राम डिमांड ड्रिवन था। हम्म, डिमांड होगी, काम मिलेगा। हम्म, अब आपने क्या किया, कमांड ड्रिवन। हाँ, ये बजट है, खत्म तो खत्म, ये पीरियड हम कर देंगे, मतलब डार्क पीरियड, इसमें कुछ नहीं। राज्यों को 40%, पहले 90-10 का था। तो एक 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 ऐसी अधिकार सम्मत योजना, अधिकार के भावना से बनाई गई योजना को आपने कमांड में बदल दिया। हाँ, वो तो है। 60-40 का रेशियो कर दिया। हाँ, वो स्टेट्स के ऊपर डाल दिया वो। कई राज्य सरकार चला ही नहीं पाएंगे। पहले 90-10 था भाई। हाँ, अब जैसे बिहार राज्य, वैसे ही रेवेन्यू डिफिसिट है वहां। और वहां अगर आप 90-10 कर रहे हैं, और कमोबेश बहुत सारे केरल जैसे राज्य में चलना मुश्किल होगा। हाँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनको एडवाइस कौन करते हैं। मैं संसद में भी कहा था और आपके माध्यम से कहूं, आज रियलाइज नहीं कर रहे हैं, इट्स अ बैड पॉलिटिकल डिसीजन। हम उनके समर्थक नहीं हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, जिसने भी आपको ये एडवाइस किया है, वो आपका अच्छा एडवाइजर नहीं है। He doesn't want to see you doing well. It kills the spirit of that program. और देखिए पूरे देश में आए दिन प्रतिरोध हो रहा है। इसलिए मैंने संसद में कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूं, संसद को तो आपने फार्म लॉज में भी गौण कर दिया, चुप कर दिया, सड़कों को नहीं कर पाए। पर पॉलिटिकल एजेंडा क्या रहता है ऐसे प्रोग्राम के पीछे? क्या पॉलिटिकल सार्थकता उनको दिखती है कि इससे ये हमारे को बेनिफिट हो जाएगा? कई तरह जैसे की, नाम में नहीं, जी राम जी इस तरीके से। देखिए नाम के मामले में तो मैं बताऊं कि ये लोग बहुत ही मतलब अगर आप इस पूरे कानून का नाम पढ़िए तो इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। ऐसे तुक नहीं बनाए जाते। हम मुझे याद है 90 के दशक में वो रिमिक्स वाले कुछ गाने आते थे जिसमें थोड़े शब्द अंग्रेजी के, थोड़े शब्द, वो रिमिक्स वाले लोग ये इनके तुक बना रहे हैं आजकल, और उसमें नुकसान बहुत कर रहे हैं। मतलब राम का नाम है, इनको राम के नाम से परेशानी। भाई राम का नाम तो नाथूराम के नाम में भी, क्या करें? एक आध राम का नाम लेकर के अभी जेल में है, कई हैं जेल में। उसमें से एक आध तो पैरोल पे बार बार बाहर आते हैं। एक तो राम रहीम है ना, वही राम, मतलब कमी नहीं है। इसलिए मतलब ये आप पूरी गवर्नेंस को बहुत ही लो लेवल पे ला रहे हैं, रिटॉरिक के लेवल पर ला रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी का फार्म लॉज वाला निर्णय और ये निर्णय जिस किसी ने एडवाइस किया है, आई थिंक he is not a well wisher of Mr. Prime Minister. ओके सर, आपकी बुक के बिल्कुल पहले ही चैप्टर में आप ये कहते हैं कि जो मेजोरिटेरिज्म गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि उनका प्रोप्राइटर हक है हिंदुस्तान ही नहीं इस सिविलाइजेशन के ऊपर, और इसी तरीके से वो इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो उसमें वो एक्सक्लूसिविस्ट एजेंडा भी रखते हैं। एक्सक्लूसिविस्ट एजेंडा के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी लेके आते हैं जो सेकुलरिज्म और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया ऑफ इंडिया है जो आपने लिखा है उसको वो धीरे धीरे हैम्पर करता है। देखिए इसमें एक लेख मैंने जो लिखा था बहुत दिल से लिखा था, और आज भी इस बात को मैं दोहराता हूं। ये देश और इस देश की सरकार एक चीज नहीं है। आप या हम अगर इस देश से मोहब्बत करते हैं, सरकार किसी की हो, सवाल पूछना हमारी उस मोहब्बत की कसौटी होगी। मैं कितना अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं कि मैं अपनी सरकार को बेहतर देखना चाहता हूं, लेकिन हाल के दिनों में एक रवायत हो गई है, सरकार की आलोचना देश की आलोचना बना दी गई है। प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में या उनकी कार्यशैली के बारे में, विदेश मंत्री जी के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में पूछूं तो हुजूर देश विरोधी हो। किस पैरामीटर पर मैं देश विरोधी हो गया? हम ये सवाल तो कांग्रेस के टाइम में भी पूछते थे और पूछेंगे। कल को किन्हीं की सरकार होगी तो ये सवाल तो, एक नागरिक होने के नाते मेरी सबसे खूबसूरत किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर उसने मुझे कहा है कि इनकम इनइक्वालिटी के बारे में सरकार से सवाल पूछो कि समृद्धि के 5 टापुओं की आर्थिक विकास की कहानी इस देश के विकास की कहानी नहीं है। आय की असमानता में दुनिया में हम सबसे नंबर 1 पे हैं, बुरी व्यवस्था में, इनइक्वालिटी। और उसके लिए कहीं कोई चर्चा नहीं। सवाल पूछ दो, एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है। ये आप होते कौन है?
इसलिए मैंने कहा कि प्रोप्राइटरशिप, हम्म, यू माइट बी रनिंग द गवर्नमेंट बट नेशन बिलोंग्स टू अस ऑल। और यही जनता जब सरकार चुनती है ना तो एक विपक्ष भी चुनती है। हम्म। वो विपक्ष क्यों चुनती है? तो आप विपक्ष के लोगों ने होने क्यों दिया फिर कहा कौन सा? ये सारी चीज की सरकार मैंने के कहा विरोध बोलना नहीं एंटी नहीं, नेशन हो गया ये आप हम लोगों ने जहां क्यों विरोध क्यों कर होने दिया? सकते थे हाँ। वहां करते थे, हम्म, जहां कर सकते हैं करते हैं। हम्म, आप देखिए आपके पास एवेन्यू क्या है, लोगों के पास बोलेंगे। हम्म, आप जैसे आज मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, हम्म, कितने मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कुछ हैं, हम्म, पॉडकास्ट किया है मेरे साथ लंबा लंबा, हम्म, लेकिन अधिकांश के प्राइम टाइम में हम्म, इस तरह की बहस आप नहीं देखेंगे। स्पेस ही नहीं देते। नहीं, वो जोशी जी तय करते, पता नहीं आजकल हैं या नहीं है, वो तय करते हैं। हाँ, तो जब एक एजेंडा ड्रिवन, इसलिए मैंने कहा द पोस्ट, उस फिल्म का जब हम लोग घुस रहे थे स्टीवन कमरे में, स्पिलबर्ग। हाँ एक और फिल्म बहुत अच्छी है, गुड नाइट एंड गुड लक, अच्छा, वो भी बहुत अच्छी है, मीडिया के साथियों को देखनी चाहिए अच्छा, कि उनसे क्या अपेक्षाएं रहती है। हम्म, उसी तरह पॉलिटिशियन से क्या अपेक्षाएं रहती है। हम्म, सब जहां सरकार की के कदम खूबसूरत होंगे साथ रहेंगे, हम्म, लेकिन जहां सरकार में कमी दिखेगी बोलेंगे, और वो बोलते रहे हैं हम लोग। हम्म। तो सर एक इस चीज को अगर और अच्छे से अगर समझे इस तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट लेके चलती है और उसके तहत वो लैंग्वेज को, कल्चर को और हमारी हर इंस्टीट्यूशन को एक ही तरीके से देखती है। दूसरी तरीके से अगर हमारे जितने भी नेता थे वो सोचते थे कि हमारे को एक सेकुलर देश, सेकुलर के साथ साइंटिफिक टेम्पर और एक बहुत अच्छे मॉडर्न आउटलुक के साथ आगे बढ़ना है। तो इस चीज में मतलब हम और सरकार जो है वो रिलीजियोसिटी जो है वो जो बढ़ रही है उसको प्रमोट क्यों कर रही है नहीं, रादर उस चीज आपको की? मैं हाँ। करेक्ट करूंगा आदित्य, हम्म, रिलीजियोसिटी नहीं बढ़ रही है। हम्म, गांधी से बड़ा रिलीजियस कोई नहीं था। हाँ कोई नहीं था। हम्म? हम्म, और हल्के में कहूं तो जिन्ना से बड़ा नॉन रिलीजियस कोई नहीं था। हाँ। लेकिन जिन्ना कम्युनल थे, हम्म, गांधी कम्युनल नहीं थे। हम्म, हम्म? मैं ये क्यों कह रहा हूं, रिलीजियोसिटी कम्युनलिज्म नहीं होती है, हम्म, अब्यूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिक्स इज कम्युनलिज्म। ओके। ये फर्क हम लोग समझना। लेकिन क्या हुआ आज की डेट में अपने देश में, हम्म, हम आप जैसी बातचीत हम आप नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज में वैज्ञानिक दर्शन पे बात नहीं कर सकते, लेकिन प्राइम टाइम में हम्म, किसी मौलवी, उलेमा, बाबा, संत, ना जाने कितने हैं, हम्म, और उनसे आप रॉकेट साइंस के बारे में भी उन्हीं से पूछ रहे हैं, गजब है। तो वो तो अपने हिसाब से चीजों को बता रहे हैं। हम्म, और हमारी वो आबादी हम्म, जिसको एक वैज्ञानिक सोच चाहिए, हम्म, जिसे तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी है हम्म, और देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाना, हम्म, उसको आप मध्ययुगीन डिबेट में धकेल रहे हो। हम्म, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, हम्म, ये इस देश के लिए उचित नहीं है। मेरा फेथ मेरी व्यक्तिगत चीज है। हम्म, अभी मेरे पिता बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं ईश्वर को स्मरण करता हूं, हम्म, लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन तो नहीं करूंगा ना। ठीक बात है। ईश्वर मेरी पर्सनल फेथ है, हम्म, मेरे और मेरे ईश्वर के बीच का हम्म, एक रिश्ता है। हम्म, उस रिश्ते की मैं नुमाइश तो नहीं लगाऊंगा ना। हम्म, ये नुमाइश वालों की भीड़ बहुत बढ़ गई है, हम्म, इसलिए वैज्ञानिक सोच हवा में काफूर होता जा रहा है। लेकिन हम्म, मैं आपको बता रहा हूं, कई मुल्कों ने ये दौर देखा है। हम्म, ये जो साइकिल है ना, हम्म, ये अंततः रैशनैलिटी, हम्म, वैज्ञानिक सोच, हम्म, मेल जोल के अस्तित्व, जिसको आप सेकुलरिज्म कहिए, कोई और नाम दीजिए, लेकिन वो बरकरार रहेगा। और हिंदुस्तान की तो तासीर ये रही है, इस तासीर को अगर कोई बदल देगा ना तो हम तो रहेंगे ही नहीं। वो तो लोग कैसे चूज कर रहे हैं, उनको क्यों इलेक्ट कर रहे हैं फिर बार बार? नहीं, देखिए अभी मैं इसलिए कह रहा हूं, हाँ, किसी भी देश के हाँ, पॉलिटिकल साइकिल को हम्म, थोड़ा वक्त देना होगा। हम भी बहुत परेशान होते हैं, हम्म, क्यों एक कबील लड़ रहा है, क्यों एक गांव का भूमिहीन किसान हम्म, बेहतर दिन के सपने देख रहा है। हम्म, हो सकता है इस बार हासिल ना हो, हम्म, लेकिन जज्बा तो बरकरार रखना पड़ेगा। हम्म, और ये मेरा मानना है हम्म, कि ये सारी चीजें पॉलिटिकल के अलावा हम्म, एक सोशल लेवल पर भी लंबे संघर्ष की उम्मीद करता है। जैसे जैसे सर आपने सोशल लेवल की बात करी तो आपने कास्ट के ऊपर और उसके ऊपर भी इसमें एक चैप्टर है।
तो कास्ट को अगर हम देखते हैं इवॉल्व होते हुए, तो उसमें 3-4 जो मेजर रेवोल्यूशन मेरे को दिखते हैं। एक तो भक्ति मूवमेंट है जिसमें वो बात करते हैं कि मैं और मेरा भगवान, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया जो नीचे के तबके के लोग थे उनको बराबरी का हक मिला, और उसके बाद आपका मंडल कमीशन, जिससे पूरा का पूरा ये राजनीतिकरण हुआ कास्ट का, और अब जो होएगा कास्ट सेंसस। तो आप कास्ट को हिंदुस्तान में इवॉल्व होते हुए देखिए कैसे देख रहे हैं? आदित्य जी, हुँ, अगर इस हिंदुस्तान की प्रगति में कोई एक बाधा है हुँ, जो हमें 100 अच्छे कदम के बाद भी रोक देगी, तो वो जाति व्यवस्था है। हुँ, अब जब मेरे कमरे में घुसे होंगे, हुँ, फोकस कर दीजिएगा वहां, वहां सीवर में उतर के गंदगी साफ करने वालों की, ये मेरा हुँ, पार्लियामेंट में हुँ, पहला इंटरवेंशन था हुँ, प्राइवेट मेंबर बिल का। हुँ, मेरे विश्वविद्यालय में एक जगह, एक कॉलेज हुँ, बिल्डिंग में हुँ, 2 उतरे सीवर, उन्हें नशा करवा के नीचे उतारा गया। ओह माय वो गॉड! दोनों 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर, वो मौत मैंने अपनी आंखों से देखी, और ऐसी मौतें कई सुनी है। क्या ये हमारी जाति व्यवस्था का प्रतीक नहीं है? बिल्कुल है। कौन उतर रहा है इसमें? हुँ, क्यों हमारे सभ्य समाज को इसकी चिंता नहीं होती है? हुँ, क्यों ये परिपाटी नहीं बदल रही है? क्यों आज भी विश्वविद्यालय में हुँ, जब ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में ना अपॉइंटमेंट की बात होती है, एडमिशन की बात होती है, हुँ, नॉन फाउंड सूटेबल, हुँ, ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं हुँ, कि अगर अंबेडकर साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, हुँ, तो उसके पीछे पीड़ा भी थी, उनकी हुँ, व्यक्तिगत पीड़ा थी हुँ, और पूरी समष्टि की पीड़ा थी। हुँ, आज तक वो हमारे जहन के, हुँ, गवर्नेंस के, हुँ, रूलिंग क्लास के हाशिए पर रहा है। हुँ, ये जब तक दुरुस्त नहीं होगा, हुँ, साझा पहल से, हुँ, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी, हुँ, तब तक एक बेहतर समाज तो हम बन ही नहीं पाएंगे। हम अगली समाज में तब्दील होते जा रहे हैं। शायद सूचना अब पहुंचने लगी है, किसी ने मूंछ रख ली, उसकी हत्या हो जाए, घोड़ी पे चढ़ गया, उसकी हत्या हो गई। हुँ, विद्यालय में कोई अच्छा कर रहा है, अगर वो तथाकथित अगड़ी जातियों से नहीं है, हुँ, तो कई तरह के सवाल है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, और अपर कास्ट की भी एक हिस्टोरिकल भूमिका होनी है। हुँ, आ, मैंने प्रिविलेज पर भी लिखा है, संभवतः इसमें, इसमें है। हाँ, हाँ, वो मैंने बहुत दिल से वो पीस लिखा था, लंबा पीस था, हुँ, कि जैसे व्हाइट मेंस प्रिविलेज पर हुँ, वेस्ट में, अमेरिका में खास करके लिखा हुँ, गया, तो अपर कास्ट प्रिविलेज पर भी हुँ, थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। अक्सर लोग, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो कई ट्रोल करते हैं, हुँ, क्या अपर कास्ट में गरीबी नहीं है? हुँ, बिल्कुल है, मैं यकीन इनकार नहीं करता, हुँ, लेकिन अपर कास्ट की गरीबी जाति की वजह से नहीं है, हुँ, लेकिन लोअर कास्ट की गरीबी का जाति से अन्योनाश्रय संबंध है। हुँ, इसलिए एक छोटा उदाहरण देखिए, हायर वी गो इन द कास्ट हियरार्की, हुँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉवर्टी कम होता है। हुँ, लोअर जाते हैं कास्ट हियरार्की में, हुँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉवर्टी बढ़ता जाता है। हुँ, ये बहुत सरल, सहज हुँ, कोशिशों से हम समझ सकते हैं। हुँ, तो ये भी हमें समझना होगा। मैंने कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि मैं अगर किसी कक्षा में बेहतर नहीं कर पाया माता पिता के उम्मीद के अनुरूप, तो मैं असफल नहीं घोषित कर दिया गया, सेटबैक लगा, हुँ, लेकिन मेरे पास मेरा इकोसिस्टम था, हुँ, पढ़े लिखे माँ बाप, थर्ड जनरेशन लर्नर थे हम, हुँ, लेकिन ये सुविधाएं हुँ। एक व्यापक वर्ग को उपलब्ध नहीं है। हाँ, कई तो तो फर्स्ट जनरेशन हाँ, है। हाँ, तो जब तक समाज के अंदर ये सामूहिक संवेदनशीलता हुँ, और ये चेतना विकसित नहीं होगी, हुँ, और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी, अब मैं समझता हूं नागरिक समाज को अपनी भूमिका हुँ, निभानी होगी। नहीं तो हम हर 5 बरस पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतने हुँ, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, हुँ। कहां भाई, आसमान में टांग दोगे? जमीन पे तो यहाँ कोफ्त मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। ये कैसे देखते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को? 4 ट्रिलियन इकोनॉमी और 80 करोड़ लोगों को हम अनाज बाँट रहे हैं और मैं मनरेगा में मज़दूरी नहीं मैंने दे रहे। आर्टिकल 39 का आपको हाँ, जिक्र किया था। हाँ, आर्टिकल 39 एक ऐसा आईना है ना हमारे संविधान का, हुँ, कोई भी सरकार हो, हुँ, जब बजट बनाए ना, हुँ,
एक बार आर्टिकल 39 का आईना रख ले सामने और अपने बजट को पलट के देखे, इस आईने में ये कैसा दिख रहा है, होश ठिकाने आ जाएंगे। किसके लिए इकोनॉमी? मैं पूंजीवाद का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये अंधा पूंजीवाद और उसका पोषण, जिसका प्रतीक है क्रोनी पूंजीवाद, जहां 5 टापू समृद्धि के हैं और आप कहते हैं इनका यशोगान करो, भारत माता की जय। भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, किस बात की? मेरी थाली में, मेरे पड़ोस में, मेरे युवाओं के रोजगार में अगर उतर ना रहा है तो क्या करूं? इसका आरती उतारूं? ठीक बात है सर। सर जैसे आप हेल्पलेस हो जाते हो, और इस किताब में भी आप हेल्पलेस दिखते हो कई बार। जब आप गांधी को लेटर लिखते हो तो आप लिखते हो कि मेरे को 30 जनवरी वाला फील हो रहा है हर रोज। आप नेहरू को लेटर लिखते हो तो आप लिखते हो कि आपके द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ वॉर छिड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटीज कैंपसेस के खिलाफ वो हो रहा है। आपने जो काम किया था और आपके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो ये हेल्पलेसनेस जो है ये इंटेलेक्चुअल किसी भी सेक्टर में। समाज नहीं, हाँ आदित्य आपके साथ भी होगा, हम सबके साथ हाँ होगा। हाँ मायूसी ह्यूमन इमोशन है। हम्म आ, जैसे बताऊं, अभी पापा मेरे बीमार थे, बहुत बीमार थे, तो मायूसी का फेज भी था। बिहार में चुनाव चल रहा था और मैं वहां हो नहीं पा रहा था पिता की वजह से। वो व्यक्तिगत मायूसी थी। कई दफा जब समाज में चीजें देखते हैं कि घृणा, नफरत, जो हमने पार्टीशन के वक्त में भी इतना नहीं सुना था। खूब पढ़ा है पार्टीशन लिटरेचर मैंने, खूब दोनों तरफ का लिटरेचर पढ़ा। पाकिस्तान के नजरिए से क्या लिखा गया अपने यहाँ, उतनी मायूसी तब नहीं आई थी। सरहद बन गई थी, बंटवारा हो गया था, लेकिन फिर भी घर नहीं बटे थे, दीवारें नहीं बटी थी, गली मोहल्ले नहीं बटे थे। आज वो कहां तक बढ़ चुके हैं? मैंने आपको सैनिटेशन वर्कर्स का उदाहरण दिया। हम ये तस्वीरें देखते हैं, कॉलम छोटा सा, 5 की गैस रिसाव से मृत्यु, वो 5 आंकड़ा, नाम भी नहीं, आंकड़ा, कुछ कॉम्पनसेशन, फिर खत्म। पहलगाम में गोली चल गई, किसकी अकाउंटेबिलिटी है नहीं पता, शहीद हो गए लोग, नेशनल डिबेट हुआ 2-3 दिन, श्रद्धांजलि दी गई, जाके हम दोबारा नहीं देखते उन जिंदगियों का क्या हुआ। जो बच्चे अपने पापा 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 ढूंढ रहे थे, उनको मिलेंगे? वो आंकड़ा बन गए हमारे लिए। ये इंसान का आंकड़ा बन जाना सबसे बड़ी मायूसी का कारण है। और जब आप पॉलिटिकली भी उस रूप में मैसेजिंग नहीं कर पाते हैं तो मायूसी और बढ़ती है। तो ये जो खत वाला आप बता रहे हैं, ये अब ये मेरे 2014 से लिख रहे हैं नहीं, आप ये वो थोड़ा पहले भी लिखा है। बल्कि मैंने कई जगह इंटरव्यू में कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं और बड़ी बेटी 2000 मतलब 1 साल की हुई थी 2000, उसके बर्थडे से लेकर, पहले बर्थडे से लेकर आज तक हर बर्थडे पे लिखता हूँ। अच्छा। और छोटी बेटी के लिए ये मेरा एक लेटर राइटिंग के प्रति एक मेरा इस फॉर्म के लिए मेरा एक इमोशनल सा झुकाव है। मुझको कई दफा लगता है ना कि जो सारी बातें आप कह नहीं पाते, पत्र में आपको वो आजादी मिल जाती है। कलम और कागज का रिश्ता जिस प्रकार का होता है ना, वैसा रिश्ता मोबाइल के साथ नहीं बन पाया अभी तक। बन भी नहीं सकता, कम से कम हमारे जनरेशन के लोगों का। मेरा नहीं, मैं आज भी कोई भी चीज लिखता हूं तो सबसे पहले कागज कलम पे लिखता हूँ, कागज पे लिखता हूँ, फिर उसको जाहिर है कि चूंकि आप कहीं भेजेंगे तो टाइप करके भेजेंगे, बट आइडियाज कम ऑन पेपर। और वो मायूसी कई दफा, और क्या करूं, तो चलो गांधी जी को एक खत लिखो, नेहरू जी को खत लिखो, या नेहरू जी बन करके मोदी जी को खत लिखो, या नेहरू जी बन करके देश के नागरिकों को खत लिखो। तो वो एक साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कैथारसिस, हिंदी में शायद उसे कहते हैं आत्मशोधन, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैथारसिस, आपको लगता है कि थोड़ा गुबार, थोड़ी मायूसी मैंने लोगों के साथ शेयर कर ली, आपने पढ़ ली, कई लोगों ने पढ़ ली, तो इतने लोगों ने पढ़ ली, चलो मैंने इतना तो किया।
पर सर आप इंटेलेक्चुअल लोग जो हो, मैं थोड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ आपको आप इंटेलेक्चुअल लोग जो हो, ये पिछले 10-11 साल से देश को एक ऐसा आइडिया क्यों नहीं दे पा रहे जिसकी वजह से ये सारी चीजें खत्म हो जाएं। आप लोग तो बस आईआईसी के ऑडिटोरियम, जवाहर भवन के ऑडिटोरियम तक रह गए हो। क्या क्या एक अच्छा थॉट तो दे दो कम से कम देश के लोगों को, और दिखाओ लोगों को सड़कों पे चल के आप एक काम कि करो, आपका किसका सीना आपका 56 इंच का आपका है, किसका आपका 57 का। आरोप इतना गंभीर है, हम्म। आप यहाँ से निकलते ही एक एफआईआर कर दीजिएगा। मैं आपसे आग्रह आपके करूं, ऊपर। नहीं, हम और हम जैसों के ऊपर हाँ, एफआईआर कर दीजिए। हाँ, शायद आपके बहाने ही हम और थोड़ा प्रोएक्टिव हो, लेकिन जिन जगहों के आपने नाम बताए, हाँ, आईआईसी या हम्म, जवाहर भवन, हम्म, उसके अलावा कई जगहों पे हम होते हैं। हम्म, खबर नहीं बनती है हम्म, अधिकांश बार, हम्म, क्योंकि खबर जो बना सकते हैं वो बड़े बेखबर हो गए हैं, हम्म, और उनको बाखबर करने के लिए इन दिनों जिस पूंजी की जरूरत है, हम्म, शायद वो पूंजी हमारे पास नहीं है। हम्म, आपने हाल ही में आज ही रिपोर्ट देखी होगी एक अखबार में हम्म, कि टोटल इलेक्शन फंडिंग का 86% बीजेपी को गया है। हाँ, 14% में पूरे देश की हम्म, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज है। फिर हम्म, भी हमारा चुनाव आयोग कहता है कि इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज, एक मतलब, आप मायूस ना हो, हम्म, और खैर केस कर तो आप कर ही दीजिएगा, हाँ, लेकिन मैं दूसरी चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा। हम्म, हर आइडिया का एक एक्सपायरी डेट भी होता है। हम्म, इस मामले इसको मैं मानता हूं, ओस्वाल्ड स्पैंगलर को पढ़ा था, हम्म, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। हम्म, उसी तरह राइज एंड फॉल ऑफ आइडियोलॉजी भी होती है। हम्म, हमने वो दौर भी देखा है, हम्म, लगता था कांग्रेस कभी खत्म ही नहीं होगी, सत्ता से जाएगी ही नहीं, गई ना। वो एक 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 ट्रैक्शन किसी आइडिया का, वहां आप सही हैं, हो सकता हम वो आइडिया ना दे पा रहे हों, हम्म, वो, मैं कैसे इसको एक मैं बताऊं। हम्म, एक पहले हिस्ट्री का जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन में था, हम्म, किसको पढ़ा था पता नहीं, हम्म, उसमें एक लाइन थी, लेनिन और नो लेनिन, हम्म, रशियन रिवॉल्यूशन वाज इनएविटेबल। हम्म, आजकल क्या हुआ है ना, हमारी पूरी राजनीति व्यक्ति केंद्रित हो गई है, हम्म, और व्यक्ति केंद्रित होने के साथ साथ ये रिडिक्यूल करने लायक हो गई है। हम्म, मतलब जैसे लग रहा है प्रधानमंत्री का पद ना हो गया, निरमा और सर्फ का कंपटीशन है, सर्फ एक्सेल का। यहाँ मोदी जी हैं, तुम्हारे पास कौन है? हम्म, हिंदुस्तान जैसे देश में हम्म, राजनीति सामूहिकता में केंद्रित होनी चाहिए, जिस कोalition की मैं बात कर रहा हूं। व्यक्तिवाद, व्यक्ति केंद्रित होने से ना व्यक्तिवाद हावी होता है। तब आप पूछते हैं इनका तोड़ क्या है? आपके पास नहीं है तोड़ भैया। व्यक्ति का तोड़ चाहते ही नहीं है, व्यवस्था का तोड़ चाहिए। हम्म, अगर ये व्यवस्था इन्होंने बनाई है, हम्म, तो दूसरी व्यवस्था हम लोगों के पास लेके जाए, वक्त लगेगा। शायद लोग अनुभव करना चाहते हैं, कभी और देख लें, हम्म, लेकिन लोगों का भी एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, हम्म, और वो आई कैन सेंस हम्म। दे आर रीचिंग। ओके सर, ये किताब मेरे सामने रखी है गोपाल कृष्ण गांधी जी की। मेरा रिसेंटली इनके साथ इंटरव्यू था, तो इन्होंने 2014 में आपने जैसे खत लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी एक खत लिखा था। तो उस खत में उन्होंने कहा कि अगर आपके दिल में सावरकर हैं तो दिमाग में अंबेडकर और आत्मा में गांधी को रखिएगा। और इन्हीं के ज़रिए मैं आपसे जब पूछना चाहता हूँ कि जैसे गांधी के एथिक्स हैं, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इन सब में से आपको किसका आइडिया सबसे बेहतर लगता है देखिए, हिंदुस्तान के हिसाब ये से? चयन मत करवाइए, हुँ, ये चयन करना भी नहीं चाहिए। हुँ, जैसे मैं गांधी जी को, रेलेवेंट लगता है? मैं आपको बताऊं, हुँ, अंबेडकर साहब की जो चीज हुँ, मुझे सबसे अच्छी अच्छी चीज लगती है, हुँ, जो आपको हाईलाइट करना चाहिए था, एसोसिएटेड लिविंग, हुँ, जिसका ट्रांसलेशन है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। हुँ, उस व्यक्ति ने इस अकेले सिद्धांत पे बहुत बात की, हुँ, और उसको हमने बिसरा दिया, हुँ, हमारी हमारी प्राथमिकताओं में नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में जो कम्युनलिज्म, पोलराइजेशन का माहौल है, गो बैक टू गांधी। हुँ, और मैं एक आइडियल सिचुएशन आदित्य जी आपसे कहता हूं, सदन में भी एक दिन कहा, हुँ, गांधी अंबेडकर दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे, हुँ, और थे, वाजिब थे। बिल्कुल सही कई बात है। अवसरों पर मुझको लगता है अंबेडकर ज्यादा सही थे उस वक्त,
लेकिन आज की डेट में अगर कोई ऐसी कल्पना आप करें कि अम्बेडकर, गांधी, नेहरू पृथ्वी पर वापस आए, आई मस्ट टेल यू दे विल वर्क टुगेदर, अलायंस हो जाएगा, अलायंस होगा, गठबंधन, कोएलिशन। मैं क्यों कह रहा हूं, उनकी डिफरेंसेस थे 40s में, उस डिकेड की चुनौतियां अलग थी। आज डेमोक्रेसी को एक्सपीरियंस करके जो वार्निंग दी थी अंबेडकर साहब ने, सोशल डेमोक्रेसी में तब्दील नहीं हुई। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी आय की असमानता पे हमने बात करी। हाँ। उसी तरह मैंने सदन में हाल में कहा था, गांधी नोआखुली से लौट के आए, सब लोग यहाँ 15 अगस्त का झंडा फहरा रहे थे, वो नोआखुली में दंगे ठंडे करवा रहे थे, आग बुझवा रहे थे। प्रार्थना सभा में अपनी जो उनकी होती थी, उन्होंने भजन बदल दिया। पहले गाया जाता भजमन प्यारे सीताराम, उन्होंने कर दिया भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। कोई नहीं है आज की डेट में हमारे बीच में जो इस भजन के मर्म को लोगों तक ले जा सके और लोग भी उस तरह का जज्बा पैदा कर सकें कि यहां रहना है, इन्हीं भजनों के साए में हिंदुस्तान पनपेगा, आगे बढ़ेगा। सर, बिहार चुनाव की बात करते हैं, जैसे आपने इलेक्शन कमीशन की बात करी, तो उसमें जो ये लास्ट में जो 10-10 हजार रुपए दिए गए और लास्ट टाइम पे जो चुनाव पूरा का पूरा रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रहा, वो आप लोगों के लिए तो स्पेशली, और आप लोगों की इतनी कम सीटें आई, उसको किस तरीके से देखते हैं बिहार चुनाव के रिजल्ट को? आपकी बातचीत के दौरान ही एक बार लेवल प्लेइंग फील्ड का इलेक्शन कमीशन और लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन कमीशन जब कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड एक बहुत अहम उसकी भूमिका होती है, वो किरदार। बीते अवसरों पर 2 बार चुनाव आयोग ने इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवधि में रोक दिया था। मैंने स्वयं 5 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, 6 अक्टूबर शायद एमसीसी लग गया था, मैंने चिट्ठी लिखी थी। इन हर फेज से पहले उसके बीच पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, चुनाव आयोग ने मेरी चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं भेजा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं भेजा। अब ये बताइए, तेजस्वी जी और पूरे महागठबंधन की जो योजना थी बिहार को लेकर के, उसका एक ब्लूप्रिंट था, 2500 रुपए प्रति माह प्लस उद्यम की संभावना में इन्वेस्टमेंट। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। एक रूमर दिया गया 10,000 के साथ कि 1,90,000 और मिलेगा, लेकिन इसने चुनाव तो बदल दिया ना। ये रेगिंग है और इलेक्शन कमीशन मतलब शरीके गुनाह। आपको जहां इंश्योर करना चाहिए था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो रही ही नहीं। तो सर, ये जो घटना घटी, ये तो आगे भी होंगी, तो आप इन चीजों को रोकोगे कैसे? ये बीच में तो प्रधानमंत्री जी खुद रोकने के मूड में आ गए थे, इन चीजों को रेवड़ी बोलने लगे थे, अचानक से रेवड़ी से पीछे चले गए, बंटवारे में हम भूमिका निभा दी। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, ये भी साइकिल टूटेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में देश कमजोर होगा। अब ये 10,000 रुपया वन टाइम ट्रांसफर है या इसमें उद्योग की संभावना या उद्यम की संभावना देख रहे थे? अगर वो संभावना देख रहे थे जो आपने प्रॉमिस किया था, तो हम तो मांग करेंगे उन तमाम लोगों को 1,90,000 रुपए की बकाया राशि दी जाए, अन्यथा इट अमाउंट्स टू ब्राइबरी। बिल्कुल। अगर आप 2 लाख दें, ठीक है, कोई उद्यम शुरू हुआ, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इट अमाउंट्स टू ब्रेजन ब्राइबरी केस इन कोलैबोरेशन इन कोहुत विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सर, ये तो चीजें आगे होती जाएंगी, इलेक्शन कमीशन को और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बचाने के लिए आप लोग करोगे क्या? आप सारा काम पॉलिटिकल पार्टीज के ही माथे मत रखिए। भुगतती कौन है? पक्ष विपक्ष को छोड़ दीजिए, लोग भुगतते हैं ना। लोग भी, अब जो बात मैं सदन में मैं कह रहा था, मैं आपके माध्यम से फिर कहूं, सड़कों पर प्रोटेस्ट का, अपनी मांग को लेके आने का भी कल्चर इस देश में खत्म हुआ। जब हम छोटे थे, कितना ट्रेड यूनियन मूवमेंट सुनते थे, आए दिन। वो डेमोक्रेसी के आभूषण है। हम जिसे आजकल रोड ब्लॉक समझते हैं कि अरे
ट्रैफिक जाम हो गया, नोएडा वालों को दिल्ली आने में दिक्कत हो रही है। वो क्या था एसेंशियली? वो डेमोक्रेसी की डीपनिंग थी। जमीन के अंदर डेमोक्रेसी अपनी जड़ें मजबूत करती थी। आजकल आपको वही गुरु, किसान आए तो वो कांटे लगवा देते हो, कील लगवा देते हो रास्ते में, बैरिकेड लगा देते हैं। जनता सारी कीलें उखाड़ेंगी, जनता पीसफुल तरीके से आएगी, कहेगी बहुत जल्द ये तौर तरीके पसंद नहीं है, ये रवायतें बदल दो। तो आप भी जनता के भरोसे हो इवेंचुअली? जनता के साथ हूँ। ओके। सर, इसी में नलिन वर्मा जी पत्रकार हैं, उन्होंने भी मेरे से रिसेंटली एक बात कही। मैंने उनको कहा कि आपके साथ इंटरव्यू है, तो उन्होंने कहा कि सर से पूछिएगा कि आरजेडी जो है वो M+Y से आगे अभी बढ़ क्यों नहीं पा रही है, क्यों वो सिर्फ और घुमा फिरा के वहीं पे आके नहीं आदित्य जी, टिक मैं जाती आपको है। एक फ्रैंकली कहूँ, ये भी हमारे बारे में एक थोड़ा गलत आकलन है। मुस्लिम प्लस नहीं, यादव। ये गलत आकलन है। बूथ वाइज डेटा देखिए, हम्म, M भी अगर कहीं कम मिला, Y भी कम मिला, तो बाकी भी कम मिला, लेकिन जहां मिला सब मिला। इसलिए मैं इसको कम्युनिटी सेंट्रिक नहीं रहने देना चाहता हूं, और ना ही हम मुझे स्वीकार्य है। लोकसभा चुनाव में हमारे कई कैंडिडेट ऐसे जीते जो इस समीकरण से नहीं थे, जो तथाकथित, और M-Y समीकरण मैं समझता हूं लालू जी के साथ ही अन्याय था। वो गरीब के नेता थे भाई, और हमारी पॉलिटिक्स की थाती वही है, चुनाव जीते हारे अपनी जगह। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि एक चुनाव हम अच्छा नहीं कर पाए तो आप हमारा ऑबिचुअरी लिखने लगे हो, प्लीज स्टॉप इट। जनता ऐसा नहीं चाहती है। 38% वोट लेकर के यहाँ है, तो जनता का भरोसा है, इस भरोसे पे और काम करेंगे, और साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको प्रभावित करते हैं चुनाव आयोग के लोग या चुनाव आयोग, उसका भी कुछ ना कुछ उसके लिए प्रतिरोध का रास्ता निकाले। ओके सर, 2 दिन क्वेश्चन हो रहा है। इस किताब में आपने नेशनलिज्म का जिक्र किया है और एक चैप्टर भी है, तो और नेशनलिज्म के साथ आपने कहा कि पैट्रियोटिज्म, और उसके बीच में आप रिलीजन घुसेड़ दो, वो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ये मैं हमेशा से मानता हूँ कि देखो, अब आप बगल में बांग्लादेश में, बांग्लादेश बना कैसे, बांग्लादेश के बनने की कहानी देखे तो ये एक तरह से बता गया कि रिलीजन अलोन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। ये कई दफा तो रिलीजन और नेशनलिज्म को मर्ज करना ऑक्सीमोरोन है, बिल्कुल। इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। खैर, बांग्लादेश बना, लैंग्वेज इशू था, ऑपरेशन का एक लंबा इतिहास था, कैसे वेस्टर्न पंजाब लॉबी, तो बाकी आज फिर देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जो लोग उस चक्र को पलटना चाहते हैं, आज वहां अराजकता का क्या माहौल है। हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि नेशन एज ए कम्युनिटी एक तरह से एक अपील टू पीस भी है। पीस बिना जस्टिस के संभव नहीं है। शमशान की भी एक पीस होती है, वो पीस नहीं चाहिए। कब्रिस्तान की पीस नहीं चाहिए, मुर्दा शांति नहीं चाहिए। हाँ, मुर्दा शांति, वो मुक्तिबोध की नहीं, पास की कविता थी, मुर्दा शांति से मर जाना। खैर, मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रवाद को मजहबी तड़के से जितना दूर रखेंगे, राष्ट्र उतना महफूज होगा। टैगोर तो इतने खिलाफ थे सर राष्ट्रवाद के। असल में आज की डेट में तो बड़ा मुश्किल है कि टैगोर को ही अगर मैं कोट कर दूं वर्बेटिम, और नीचे से गुरुदेव का नाम हटा दूं, और ये अपने नाम से उसको छाप दूं, तो लोग ट्रोल कर देंगे, फांसी पर करिए ना कोट उनको। कई दफा किया है, कई दफा तो मैं कह रहा हूं, कबीर को आप देख लो, इस देश की हालत, कबीर के दोहे अगर आज आप लिख दो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, क्या क्रांतिकारी चीजें थी। वो देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो रिग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है ना, वो समाज को भी उल्टी दिशा में ले जाती है। और जैसे उल्टे पांव की यात्रा, उल्टे पांव की यात्रा में आपको सिग्नल नहीं दिखता है कि रेड है, ग्रीन है, आप पीछे चल रहे हो, सामने चल नहीं रहे हो, पीछे चल रहे हो, कहाँ कुआं आ गया, नीचे गिर गए, आवाज दोगे कोई है ही नहीं, सब तो वैसे ही चल रहे हैं। ये राष्ट्रवाद और धर्म के घालमेल से होता है। एक सर, इस देश में बहुत बाबा हो गए हैं हम, रात दिन बाबा बाबा बाबा। एक तो 27-28 साल का वो लड़का है, पता नहीं वो नंगे पैर चल रहा था यहाँ से वहां तक, मैं हिंदू देश बनाऊंगा, ये करूंगा। आपको नहीं लगता हिंदू धर्म का मजाक बना दिया इन लोगों ने?
और इतना ये मजाक बना दिया कि जो इतने एक ग्रेट रिलीजन है, इतना खुलापन है, उसको सिकोड़ के पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये करके रख दिया आपने कि ये हिंदुइज्म है या हिंदुत्व है। किससे शिकायत करूं? यहाँ तो आप देखेंगे कि लगभग ये प्रवृत्ति इतनी हावी हो गई है, हाँ। हर धर्म में हावी हो रही है अब धीरे धीरे। तो कई दफा तो अब ये लगता है कि क्या जरूरत है संसद को, इन्हीं को बिठा दो वहां। हाँ, ये बाबा चला लेंगे, ये लोग चला लेंगे। इनमें से अधिकांश को पता है कि इस ग्रह से उस ग्रह से ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। भाई मंगलयान छोड़े तो आप बताओगे कि उसका वक्त क्या होगा या नहीं होगा? कहाँ आ गए हम? इसलिए मैं कह रहा हूं धार्मिकता और धर्मांधता का फर्क मिट गया है। धार्मिक होना धर्मांध होना नहीं। ये तो पॉपडम हो गया पूरा। ये ऐसा एक इकोसिस्टम बना लिया है। अब इसकी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो दिखता है सो बिकता है। अब पता चले कि वो कहीं गए, लोग लूट रहे हैं, स्टैम्पीड हो जा रहा है, सैकड़ों लोग मर गए, बस उन बाबा की चल निकली, उन मौलवी साहब की चल निकली। अब उनकी तो चल निकली, लेकिन देश का चक्का थम सा गया। और ये मैं बता रहा हूं, ये प्रवृत्तियां सबको परेशान करेंगी। वो जो उनके दरबार में जाते हैं ना पर्ची निकलवाने, उनको भी परेशान करेंगे। वो तो पहले से ही परेशान है, ऑलरेडी परेशान नहीं, और करेगी, मैं बता रहा हूं। तो सर, जैसे पार्लियामेंट की बात करी आपने कि इनको पार्लियामेंट में बिठा देना चाहिए, वहां बैठे हुए लोग हैं वो भी उसी तरीके से नहीं, आपके मैंने तंज में कहा था पार्लियामेंट में बिठा देना चाहिए। कोई नहीं सर, आप रिजर्व क्यों कर रहे हो? नहीं, हमारे लोकतंत्र में अभी भी ऐसी संभावना नहीं है कि इस तरह की चीजें हो जाएं। दो चार हो जाती हैं, गोडसे को देशभक्त बताने वाले भी पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, वो लेकिन एनॉमलीज है, विसंगति है, एक्सेप्शंस है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि जितना स्पेस, जितनी लेजिटिमेसी इनको पॉलिटिकल क्लास इन बाबाओं को, उलेमाओं को, इन संतों को देते हैं, उतनी अगर देश के कोर इश्यूज पे दिया होता ना, तो देश का भला होता। ओके सर, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं और जिस तरीके से पार्लियामेंट चल रहा है ना, वहाँ डिबेट होती है, डिस्कशंस भी उस तरीके से नहीं होते, बिल आते हैं तो भी ठीक है, करो वोटिंग करो और चलो, ये क्या डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है पार्लियामेंट में उस तरीके से? देखिए, डेमोक्रेसी थोड़ी हमारे देश में चैलेंजेस से गुजर रही है। मैं कहूँगा थोड़ा ये अपाहिज सी व्यथा है, और मैं मानता हूं कि अभी भी कोर्स करेक्शन के हमारे पास उपाय हैं। मैंने सत्र के दौरान ही एक लेख भी लिखा था एक अखबार में कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस वाजिब है, पक्ष विपक्ष में होंगे, लेकिन दुनिया भर की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक निचोड़ है अनुभव का कि रूलिंग पार्टी की भूमिका थोड़ी विशद होती है, थोड़ी बड़ी होती है। उस भूमिका को निभाने में हमारे भाजपा के लोग, एनडीए के लोग उतने कारगर नहीं हो पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सत्रों में वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जिस पार्लियामेंट में लोकोन्मुख मुद्दे पे चर्चा ना हो, बहस ना हो, बिल 2 घंटे में पास कर दिए जाए, वो पार्लियामेंट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के तमगे से थोड़ा अलग हट जाती है, इस बैज ऑफ ऑनर को लेने लायक नहीं रहती है। ओके सर, आप आखिरी के 2 सवाल, एक पार्टी कैडर के ऊपर आपका चैप्टर है इसमें, और उसमें आप बताते हो जो पार्टी के जो पहले वर्कर होते थे, कार्डर होते थे, उस तरीके से ना हो कि अब तो वॉर रूम बनने लगे हैं और टेक्नोलॉजी आ गई है। देखिए, मैं तो एक सेकंड सर, जैसे पीटर थिल है, इन्वेस्टर है वो अमेरिका के, पीटर थिल चाहते हैं कि ऐसा कोई टेक्नो पॉलिटिकल सिस्टम तैयार हो जिससे टेक्नोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को ही कैप्चर कर ले। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? देखिए, मेरा मानना है ना कि इंडियन डेमोक्रेसी, एआई वगैरह के नहीं, इंडियन किसी भी टेक्नोलॉजी से मेरा विरोध नहीं है। टेक्नोलॉजी शुड बी अ मींस, वो अपने आप में एंड ना हो जाए। आई एम ड्रॉइंग गांधी हियर। गांधी कहते थे कि साधन और साध्य का फर्क होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं पॉलिटिकल मैसेजिंग, 10 अच्छे रील बन गए। देखिए, रील के लाइक्स और कम्युनिकेशन मैसेजिंग हुई, इसमें फर्क है। कम्युनिकेशन में
हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और पढ़ते भी थे कि एक ट्रांसमीटर होता है, यहाँ से मैसेज चला, और रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर अगर लीडरशिप है तो रिसीवर आम पब्लिक है। इनके बीच में फीडबैक मैकेनिज्म होता था कि कम्युनिकेशन हुआ। अब रील क्या है ना, वन वे है। आपने रील डाला, उसने लाइक किया, मैसेजिंग कंप्लीट हुई या नहीं इसका इल्म नहीं है हमको। लेकिन मैं देख रहा हूं इंस्टा रील्स हो, यूट्यूब या इनका बोलबाला बहुत हो गया। मेरा उनसे विरोध ही नहीं है, लेकिन मेरा यह जरूर मानना है जो ग्रास रूट पॉलिटिकल एक्टिविज्म था इनके आने से पूर्व, उसकी भूमिका का ये पर्याय नहीं है। उनको रिप्लेस करने में कोई एआई, कोई इंस्टा रील, किसी भी तरह का और गैजेट, किसी भी तरह का और प्लेटफॉर्म सक्षम नहीं है। दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, पूरक हो सकते हैं, पर्यायवाची। ओके सर, अरावली के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर आप क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, मुझे उसमें दुख हुआ कि हमारे मिनिस्टर साहब कल एक वायर सर्विस को इंटरव्यू दे रहे थे। पानी चाहिए आपको? नहीं, वायर सर्विस को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह है। इस सरकार की कार्यशैली मैंने देखी है, वो एक आइडिया छोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसा आता है। अगर कुछ ज्यादा ही प्रोटेस्ट हो जाता है तो उसका थोड़ा नाम बदल करके थोड़ा काम का तौर तरीका बदल देते हैं। अगर नहीं तो दे गो अहेड। एक एंकर को देख रहा था करावली पर अलग तरह की टेक लिए हुए थे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनकी जो पूरी विकास की नीति है ना, वो पीपल सेंट्रिक नहीं है। चाहे हाईवेज को मैं देख लूं, देखिए जंगल और पहाड़ का जो हो रहा है ना, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आप तो 10 साल सरकार चलाने के बाद कल चले जाओगे, पीढ़ियां भुगतेंगी, और पीढ़ियों को भुगतने का फिर आप माफी के लायक भी नहीं रहिएगा। कौन आपसे माफीनामा मांगेगा? आप होंगे नहीं, लेकिन नुकसान हो चुका होगा। मैं समझता हूं इन चीजों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जल जंगल जमीन, इस पर एक समन्वयवादी, वही कोलिशन वाली बात, वो नजरिया। अंडमान निकोबार के भी तो कितने पेड़ कट रहे हैं, उनको हरियाणा में वो बोल रहे हैं कि यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ कट रहे हैं। इसे वो विकास कहते हैं, और मेरा मानना है कि विकास के नाम पर आप विनाश की पूरी एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करके बैठे हो, 5 समृद्धि के टापुओं को महफूज करने के लिए, उन्हें और तरक्की देने के लिए, उनके जिम्मे और पूंजी देने के लिए। हाँ, पूछ बोल रहे मेरे क्वेश्चन में, पूछ इस साइड आगे पूछ ले। हाँ, आगे आ जा थोड़ा, यही। हाँ, बैठ। सर, सबसे पहला सवाल तो ये था मेरा कि कोई भी तरह की सरकार में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिन पे लोकल पॉपुलेशन रिलाय करती है। उन लोगों में सेल्फलेसनेस और एम्पैथी कैसे डेवलप करी जाए और कल्टीवेट कैसे करी जाए? देखिए, एक्चुअली मैं कहूँ इस सब के लिए कोई दवा अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर केमिस्ट की दुकान पे जाकर के कोई दवा मिलती तो मैं कहता पॉलिटिकल पार्टीज को ये दवा अपने सारे लीडर्स को खिला देनी चाहिए, इससे एम्पैथी हो जाएगी। एम्पैथी किसी भी समाज में जनरेट होती है कि आपकी परवरिश कैसी है, आपका एजुकेशन कैसा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टेटस को हमेशा बढ़ावा देता रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं तुमको, मैं कई दफा इसको बोला है। हमारा पूरा नजरिया हमारी शिक्षा का आपको एक क्रिटिकल छात्र नहीं, एक छात्र जिज्ञासु छात्र नहीं, आपको एक आज्ञाकारी छात्र बनाता है। परिवार आपको एक आज्ञाकारी बेटा बनाना चाहता है, आज्ञाकारी बेटी बना, ये, और राज्य आपको एक आज्ञाकारी नागरिक बनाना चाहता है। मेरा मानना है इतनी सारी आज्ञाकारिकताएं, वो आज्ञाकारिकताओं का बोझ लेकर के कोई भी नागरिक एक बेहतर नागरिक नहीं बन सकता। तो सर, इसका सॉल्यूशन आप मुझे प्लीज ये बताइए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, हो सकता देखो, नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से क्या हम एजुकेशन की इनइक्वालिटी को खत्म करें? क्यों अलग अलग तरह के स्कूल कि मतलब जो सपना पुराना था, कॉमन स्कूल सिस्टम, इस पर काम किया जाए। पूल एक हो, व्यवहार एक हो, आचरण एक हो, और शिक्षा समान हो, तो शायद कुछ हो पाए। थैंक यू। दवाई वैसे कोई है नहीं इसकी। और बोलो।
पूछ सकता हूँ हर पूछो ना। सर एक क्वेश्चन तो ये था कि एक बहुत ज्यादा होपलेसनेस है सर, पर्सनली मैं आपको बताऊँ हाँ तो वो उसके बाद हाँ तो उसके लिए सर आप कोई एडवाइस या कुछ लिखते हो? हाँ लिखता तो हूँ सर, डायरी लिखते हो? डायरी और पोइट्री भी लिखता हूँ थोड़ी बहुत, मतलब ट्राई करता हूँ। पोएट्री लिखो, डायरी लिखो, खुद से बात करो, ओके आईने के सामने खड़े हो, अपनी कविता खुद पढ़ो, उन्हीं कविताओं से, उन्हीं शब्दों से कल को 4 और लोग पढ़ेंगे, संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आपने भी तो पढ़ी सर ठाकुर का कुआं पार्लियामेंट में। क्वेश्चन और हाँ, इजाजत या माचिस कौन सी पसंद है आपको? इजाजत। इजाजत। Why did you ask this question? और वैसे सर उसका आपकी वो एक लाइन, फेवरेट मेरा कौन सी है? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा वैसे पड़ा फेवरेट है। वैसे सर 2-4 फेवरेट बुक बताओ ना आप। बहुत किताबें हैं, एक दो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। अंग्रेजी में मतलब ऑल टाइम फेवरेट मेरे, मैं मानता हूँ राही मासूम रजा हैं। अलीगढ़ वाले जिनके ऊपर हाँ, आपने लगा वो गाजीपुर के रहने वाले हैं, गंगोली गांव के। आज ही मैं गया था, उन्हीं के गांव के थे, हमारे जामिया के फॉर्मर वाइस चांसलर सैयद शाहिद मेहदी साहब, उनका इंतकाल हो गया था, तो उनको सुपुर्दे खाक करने में अभी मैं भी शामिल हुआ था। और वैसे रिसेंटली क्या पढ़ रहे हो सर आजकल? अभी तो एक किताब पढ़ रहा हूँ, फ्री स्पीच पे एक किताब है, उधर है होगी प्रभात मेरे सेल्फ पे, हिस्ट्री ऑफ अ डेंजरस आइडिया। अच्छा हाँ, इट्स अ वंडरफुल बुक, वो पढ़ रहा हूँ। एक अभी एक जेएनयू में हमारी कलीग हैं, उन्होंने अपनी किताब ऑस्विज एक प्रेम कथा और दे ही देश करके, जो उनका क्रोएशिया का अनुभव था, तो वो तो रात को उनको वो ले जाता हूँ बेड पे, तो बांट रखा है। अभी रीडिंग लिस्ट बड़ी थोड़ी गहरी हो गई है, क्योंकि पापा बीमार थे तो उस बीच में थोड़ा रुक सा गया था, लिखना भी थोड़ा कम, तो वो सब। मैंने प्रोफेसर इरफान हबीब से पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो बोले कि मैं जब डिप्रेस्ड होता हूँ तो आजकल गालिब पढ़ रहा हूँ। तो आप उस हाँ, ऐसे फेज में आप क्या पढ़ते मैं हो? डिप्रेस्ड होता हूँ तो आपको नयरा नूर की गजलें सुनता हूँ, और इसके तरह मैं भी लिखता हूँ। अभी हाल में मैंने एक पोएम लिखी है, मैं कहूंगा प्रभात को कि उसको आपको भेज दे। अच्छा रुकिए, मैं शायद अभी सुनाई दो सर। ये मैंने लिखा था। सर आपने हाँ हाँ, ये किताब बता रहा था, बहुत प्यारी किताब है। ओह ग्रेट, द हिस्ट्री ऑफ डेंजरस आइडिया, व्हाट इज फ्री स्पीच। गजब है सर ये तो। सर आपने इतनी किताबें पढ़ रही हैं, आप बोर नहीं हो जाते सेम नहीं, एक ही जैसी किताबें पढ़ के? नहीं, देखो हर किताब ना, दो किताबें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे एक और कहूंगा, देयर इज अ पॉपुलर सेइंग, यू कांट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। क्योंकि जब आपका एक पांव एक नदी में जाता है और जब दूसरा पांव जाता है, नदी बदल जाती है, प्रवाह बह जाता है। उसी तरह की ये कविता लिखी थी। हर संघर्ष अंततः एकाकी ही होता है, क्योंकि निर्णय लेने की घड़ी में सलाहों की भीड़ अचानक मौन हो जाती है। हर युद्ध आपको अभिमन्यु बना देता है। चक्रव्यूह में उतरते समय कोई यह नहीं पूछता कि बाहर निकलने का मार्ग आपको आता भी है या नहीं। हथियार सबके पास होते हैं, पर भरोसा अक्सर कुंद पर जाता है। घाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगते हैं, और उनकी मलहम भी कोई और नहीं लाता है। फिर भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि पीछे हटना भी एक युद्ध ही है, स्वयं के अंदर का युद्ध। और अंत में जो बचता है वो विजय नहीं, बल्कि वह सत्य कि हर बार आप अकेले ही खड़े थे। क्या बात सर, क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इससे आपको इरिटेशन नहीं होता ये पढ़ के, महात्मा गांधी असैसिनेटेड? जानबूझ के रखा, ये पाकिस्तान टाइम्स अखबार का है ये। हाँ। तो मुझे लगा अच्छा कि पाकिस्तान ने उस दिन फ्रंट पेज में इस मास्क के साथ छापी थी, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ। ओके। और रिमाइंडर भी है ना, क्योंकि गांधी सिर्फ 30 जनवरी 48 को असैसिनेट नहीं हुए, ऑलमोस्ट एवरी डे ही इज बीइंग असैसिनेटेड।
30th जनवरी वाला फिर ओके हर दिन 30 जनवरी सा लगता है। ठीक है ठीक लिख सकते हो तो। श्योर